नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात होगी हवाई यात्रियों की और विमानन कंपनियों की। देश में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में पिछले साल से इस साल अगर हम सितंबर महीने में देखें तो 19% की वृद्धि हुई है। यानी देश में सितंबर महीने में करीब 114 लाख यानी 1,14,00,000 लोगों ने एक महीने के दरमियान हवाई यात्रा की। और फिर भी देश की विमान सेवा कंपनियां लगातार घाटे में दिख रही हैं या फिर दिखा रही हैं। इंडिगो की मूल कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन को सितंबर 2018 में खत्म हुई तिमाही में 652 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ, ऐसा बैलेंस शीट कहती है। तो वहीं अप्रैल जून तिमाही में जेट एयरवेज को 1,323 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। स्पाइस जेट को अप्रैल जून के ही दौरान 38 करोड़ रुपए का घाटा। कंपनियां कह रही कि लागत बढ़ने और कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते इस सेक्टर में कंपनियां घाटे में जा रही हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक भारत में लगातार हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और इस वक्त भारत दुनिया में 7वें नंबर पर है। और जो ग्रोथ दर यानी विकास है उसके लिहाज से अगले 5 वर्षों में ये शुरू यानी कि टॉप 3 में आने वाला है। और ऐसे में हमारे हवाई सेक्टर की कंपनियां घाटे में क्यों हैं? क्या वाकई इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं, फंडामेंटल कारण हैं? उनको समझने की कोशिश होगी। हमारे साथ डॉक्टर सनत कौल हैं, पूर्व संयुक्त सचिव नागरिक विमानन मंत्रालय भारत सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस वक्त मनीष कुमार गुप्ता हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मनीष जी, स्वागत है। गणपति सुब्रमण्यम हमारे साथ हैं, चीफ ऑफ ब्यूरो हैं पुथिया थलमरई से। गणपति, आपका भी स्वागत है। शुरुआत सनत सर मैं आपसे करना चाहूँगा। हम लगातार देख रहे हैं एक एक करके, और अब जब हम बात कर रहे हैं इंडिगो जैसी कंपनी जिसका 40% से ज़्यादा शेयर है इस वक्त इस क्षेत्र में, हवाई क्षेत्र में, वो पहली बार घाटे में आई है। क्या है, कहाँ गड़बड़ है? देखिए, सबसे ऑब्वियस आंसर तो ये है कि ऑयल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, रुपये गिरता जा रहा है और कैपेसिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। यानी इतने ज़्यादा हवाई जहाज़ ऑर्डर हो गए हैं कि हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर 19-20% इंक्रीज भी हो, उसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जितनी कैपेसिटी बढ़ रही है। उसके ऊपर रुपये की वैल्यू गिर गई है, ऑयल का प्राइस बढ़ गया। तो इन सब को देखते हुए, इन तीनों फैक्टर्स को देखते हुए ये तो ऑब्वियस आंसर है। अब आप कहते हैं बैलेंस शीट में क्यों है? अब बैलेंस शीट को तो एनालाइज करना बहुत दिक्कत है। उसमें किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखना पड़ेगा कि अगर और कुछ बात है, और कुछ बात हो रही है, क्योंकि जैसे वो लीज फाइनेंस के चक्कर होते हैं और चीज़ें होती हैं, तो उसका देख सकते हैं। बट ये तो ज़रूर है कि इस वक्त 20% तो ग्रोथ हो रही है, बट ऑयल प्राइस के बढ़ते जा रहे हैं, रुपये गिरता जा रहा है और कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। तो ये एक ऐसा मसाला है जिससे कि प्रॉफिट गिर सकते हैं। तो इसका आंसर तो एक सिंपल है, बट और लोग भी अभी हैं, वो एनालाइज करेंगे, बताएंगे लेकिन कि क्या इसमें और हो सकता है। एक आम आदमी के नज़रिए से मैं अगर सर समझना चाहूँ, मैं किसी भी एयरलाइंस के टिकट को खरीदता हूँ, अगर आप ज़्यादा दिन लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं और बहुत पहले बुकिंग नहीं की, टिकट आपको बहुत हाई रेट पर मिल रहा है, कई बार बुकिंग नहीं भी मिलती है। सीटें मैं आंकड़े देख रहा था 80 से 95% तक फुल चल रही हैं। टैक्स की बात जहां पर होती है, सरचार्ज लगातार कंपनियां लेती हैं। अगर फ्यूल चार्ज की या सरचार्ज की बात करें, इसके बावजूद ये जो घाटा है, इतनी अच्छी ग्रोथ, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी, जहां पर सीट अगर मैं बात करूं टिकटों की बिक्री की, उन सब के बावजूद अगर घाटा है तो फिर फॉर्मूला या फिर मैं कहूं कि जो मॉडल है यहां पर कुछ गड़बड़ है या ये स्वाभाविक है इस मॉडल में? मेरे हिसाब से तो मॉडल गड़बड़ है। मॉडल को अच्छी तरह देखना चाहिए कि इसमें क्या डेफिशिएंसीज हैं कि कभी इतने कम हो जाता है दाम और गिर जाता है, और कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि इसका कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। और इसमें कभी इतनी हज़ारों लाखों सीट सस्ती बिकती हैं, कभी एकदम से दाम बढ़ जाता है, जब कोई घटना होती है तो दाम बढ़ जाता है। तो इस सब को देखना पड़ता है। और जब दिवाली आती है या क्रिसमस आती है तो क्या दाम बढ़ जाते हैं कहाँ के लिए। कोई तूफान आ जाता है या कोई भूचाल आ जाता है, उससे दाम बढ़ जाते हैं उस एरिया में जी। तो ये एक बहुत सीरियस चीज़ है, इसको देखना चाहिए और कंपटीशन कमीशन को पूरा एनालाइज करना चाहिए। ओके,
अंकुर भाटी हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बर्ड ग्रुप से। अंकुर, स्वागत है आपका। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एविएशन सेक्टर, जो कि दुनिया में इस वक्त 5वें नंबर पर है और ग्रोथ के लिहाज से 3रे नंबर पर कहा जाता है, टिकटों की बिक्री, सीटों के भरने का आंकड़ा, सब कुछ बहुत हाई रेट पर है। उसके बावजूद एक एक कर कंपनियां घाटे में क्यों? देखिए, मेन इसका जो रीज़न ये है कि फ़िलहाल के लिए हिंदुस्तान में ओवर कैपेसिटी है स्काइज़ में। ओवर कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि जितने जहाज़ उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं और जिस तरह के जहाज़ डिप्लॉय किए हुए हैं ट्रंक रूट्स के ऊपर, वहाँ पर जहाज़ ज़्यादा हैं और पैसेंजर जाने वाले कम हैं। तो इस वजह से जितनी भी कंपनीज़ हैं वो चाहती हैं कि उनके जहाज़ भरें, क्योंकि अगर एक जहाज़ की सीट खाली जाती है एक पॉइंट से दूसरी, वो पेरिशेबल एक चीज़ है, वो उसको बार बार नहीं भर सकते वो। तो उसको भरने के कर के सबसे जो लोएस्ट कॉस्ट है वही बिकती है। उस वजह से ही आप देख रहे हैं कि जिस कॉस्ट पे अभी देखें आप ऑन एन एवरेज देखिए, पहली बार हुआ है कि दिवाली के टाइम पर जो दिल्ली बॉम्बे की टिकट है वो 3-3 हज़ार रुपये की मिल रही है अभी आज के टाइम पर। नॉर्मली अगर इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म पे देखें, जिस तरह से फ्यूल प्राइस है अभी, या जिस तरह से लीज़ कॉस्ट है अभी, या जिस तरह से डॉलर का रेट है, तो कम से कम 8 या 9 हज़ार रुपये की सीट की कॉस्ट होनी चाहिए पे करने के लिए कि एयरलाइंस ब्रेक इवन करें उस पर, और जो सीट लोड फैक्टर है। बट चक्कर ये है कि क्योंकि ओवर कैपेसिटी हो गई है, उस वजह से दर इतने कम हैं, जो रेट्स इतने कम हैं, उस वजह से ग्रोथ हो रही है। तो कंज्यूमर के लिए शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छी कहानी है ये, बट लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। कभी एक टाइम पर आएगा कि या तो कोई एयरलाइन बंद हो जाएंगी, या बड़ी हो जाएंगी, या मोनोपोलिस्टिक हो जाएंगी एयरलाइंस की। उस टाइम पर फिर वो जब दर बढ़ाएंगे तो वो अफोर्डेबल नहीं रहेंगे लोगों के लिए। तो इसको मॉडल जो अभी चल रहा है, और ये यहाँ पर भी नहीं दुनिया भर में चलता है, एक तरह से जिस तरह से लोग फंड करते हैं इसको, वो करते हैं सेल और लीज बैक मॉडल से। बट वो एप्लीकेबल तब रहता है कि जब एक कोई इंडस्ट्री या एविएशन इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, इनडेफिनेट ग्रोथ हो और बाइंग पावर बहुत ज़्यादा हो। ये इनडेफिनेट ग्रोथ इंडिया में इसलिए नहीं क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। जो ग्रोथ है जो एक्चुअल लोगों ने जाना है, वो नॉर्मली जो दर होता है वो 300 या 500 किलोमीटर की रेंज पे जाना होता है उन्हें। वो रीजनल ट्रैफिक है, उसमें उतनी ग्रोथ हो नहीं रही क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वहाँ पे। तो ये एक स्क्रूड सी एक इक्वेशन बन रही है कि जो ट्रंक रूट्स हैं जहाँ पर लोगों ने कैपेसिटी डाली हुई है, उन ट्रंक रूट्स पे सबने अपने जहाज़ डिप्लॉय किए हैं और रेट्स उनको मिल नहीं रहे, उस वजह से लॉसेस में जा रही हैं सारी। गणपति, क्योंकि हमने जल्दी देखा था देश में 100 एयरपोर्ट जिसे ऑपरेशनल किया गया था, तमाम छोटे शहरों को भी ABC कैटेगरी में उड़ान सेवाएं शुरू की गई, उसका फ़ायदा भी मिलता दिखा। लेकिन जो बात कर रहे हैं अंकुर, वो वाकई कितनी सही कहेंगे इस सेक्टर के लिहाज से कि जो फॉर्मूला है कंपटीशन का, उस फॉर्मूले में आप अपने बेस प्राइस को इतना नीचे ले जा रहे हैं कि आप मुनाफा छोड़ दीजिए घाटे की तरफ जा रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि मुनाफा और इस घाटे के बीच में कोई एक और खेल भी है? देखिए, अभी अंकुर जी और सनत जी दोनों ने बताया है कि क्या क्या कारण है लॉसेस के लिए। तो अगर ओवर कैपेसिटी एक कारण है तो इसका मतलब मैनेजमेंट इज़ वेरी पुअर। तो या ओवर कैपेसिटी किसने क्रिएट किया? मैंने नहीं क्रिएट किया, आपने नहीं क्रिएट किया, तो एयरलाइंस ने क्रिएट किया, तो इनका गलती है। तो उनका प्लानिंग पर्सपेक्टिव और उनका मैनेजमेंट पुअर है। दूसरा एक एग्जाम्पल है हमारा सामने, सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर एयरलाइंस में लॉस क्यों नहीं है? तो फ्यूल कॉस्ट बढ़ रहा है तो सबके लिए बढ़ रहा है, तो सिंगापुर एयरलाइन के लिए भी बढ़ रहा है, लेकिन वो ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है। ग्लोबल रिसेशन और ग्लोबल ग्रोथ वगैरह में वेरिएशंस होता है, इंडिया में थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन है, पर लेकिन इसके बावजूद वो मैनेज कर रहे हैं क्योंकि उनका मैनेजमेंट इज़ मोर एफिशिएंट। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ देयर कैपिटल, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ आवर एयरलाइंस, एंड ऑल्सो द वे ऑफ अकाउंटिंग। ये जैसे अंकुर जी ने बताया कि मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इज़ इन फॉरेन एक्सचेंज। आप फ्यूल पे तो टैक्सेस है, वो आप बता रहे हैं रुपी कॉस्ट पर, लेकिन मेंटेनेंस के लिए आप बेचते हैं या एयरक्राफ्ट जो खरीदते हैं लीज बैक वगैरह सिस्टम में, तो इसमें काफ़ी कुछ जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में अकाउंटिंग होता है। तो हाउ मच ऑफ इट इज़ जेन्युइन अकाउंटिंग? अगर एक एक पाई सही से अगर अकाउंट करेंगे तो प्रॉफिट क्यों नहीं कर सकते हैं? सारे नहीं लोग नहीं कर सकते हैं, पर लेकिन जो मार्केट लीडर है, जो मार्केट डोमिनेंट पोजीशन में है, तो वो क्यों नहीं कर सकता? दूसरा, ऑनलाइन सेल्स was supposed to bring down the cost and make it more efficient for the customer as well as the airlines. बट लेकिन अभी उसमें ऐसा अलग अलग प्रमोशन, एक ही एयरलाइन का, एक ही सेक्टर का, एक ही फ्लाइट का टिकट
एक वेबसाइट से ये खरीदेंगे उसमें अंतर है और मैं दूसरे से खरीदूंगा तो उसमें सस्ता है। तो इस तरह का जो कट थ्रोट कंपटीशन अमंग एयरलाइंस एंड आल्सो अमंग द सेलर्स, तो ये मिल के ये सिचुएशन हुआ है। ओवरऑल इनको अपना प्लानिंग और अपना एम्बिशन सही रखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कैपेसिटी को, तब जाके आपने मिस मैनेजमेंट आप मोटे तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बही खातों को आप बेहतर समझा पाएंगे, एक आम आदमी के नज़रिए से मेरे दो ही चीज़ें दिखती हैं। पिछले साल इसी महीने में जो यात्री थे वो 95 लाख के करीब थे एक महीने में, अब बढ़कर 114 लाख हो जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर यात्री बढ़ रहे हैं जिसके जरिए आप मुनाफा कमाते हैं तो मुनाफा होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। अगर 3-4 फैक्टर, कच्चे तेल के दाम और जो तीसरा लीज की बात हो रही है, इन सबको भी देखें तो इंटरनेशनली फिर सभी पर असर पड़ना चाहिए था। बिल्कुल। सिर्फ कंपनियां जो भारतीय आकाश में उड़ रही हैं ज्यादातर वही घाटे में क्यों दिखा रही हैं? हाँ, एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले जो अंकुर जी ने एक बात कही थी कैपेसिटी की बात, ओवर कैपेसिटी है, मैं इससे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। देखिए, ओवर कैपेसिटी तो बनानी ही पड़ेगी। जिस दिन हम एक हवाई जहाज खरीदते हैं तो हमारी पूरी कैपेसिटी 400 सीट की तैयार हो जाती है, और अगर दिन में वो 4 फ्लाइट करती है तो 1600 सीट की है। हमें किसी भी बिजनेस को करने का मॉडल यह है, पहले वी क्रिएट दी कैपेसिटी, हम कैपेसिटी क्रिएट करने के बाद उसे लाते हैं। अब हम अकाउंटिंग और आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो इंडिगो 70% ऑक्यूपेंसी से ऊपर नहीं गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एवरेज 30% सीट्स भरी नहीं। लेकिन अगर आप उसी दिन देखेंगे तो ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने फ्लेक्सी फेयर स्कीम में फेयर बढ़ाते चले गए। बॉम्बे की टिकट 23,000 की हो गई। इसका मतलब है इन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में सीट्स बेची ही नहीं। पहली बात। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो सबको लगता है फ्यूल की वजह से रेट बढ़ गया, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो जून 18 और सितंबर 18 के हम प्रॉफिट्स को कंपेयर करें तो फ्यूल कॉस्ट जो 34.39 थी जून में और 34.89 है सितंबर में, मीनिंग देयर बाई कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू नहीं बढ़ी है। हाँ, इनका सेल्स कम हुआ है। सेल्स इनका कैसे कम हुआ? क्योंकि इनकी फ्लाइट्स तो उतनी उड़ती रही लेकिन ऑक्यूपेंसी इनकी पूरी नहीं रही, जिसकी वजह से इनकी वित्तीय स्थिति गड़बड़ा गई। क्योंकि 520 करोड़ का इनका लॉस सिर्फ इस वजह से है, मतलब इनका जो प्रॉफिट कम हो गया। अब देखिए, जहां सेल्स कम होगी तो एसोसिएटेड खर्चे मेजरली फिक्स कॉस्ट हैं, वो इनके बड़े ही बड़े हैं। कुछ चीज़ें मैंने बैलेंस शीट का जब एनालिसिस किया तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा सस्पिशन क्रिएट करती हैं। देखिए, हमारे इंडिया का प्रचलन ये है कि सैलरी कॉस्ट फर्स्ट क्वार्टर में बढ़ती है, यानी अप्रैल हुआ तो इंक्रीमेंट सबके होंगे, मई जून तक किसी के हो भी जाते हैं, अगर कोई बाद में आया तो उसको भी अरियर दे के अप्रैल से निपटा देते हैं। इनके जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर में इनकी सैलरी कॉस्ट अप्रोक्स 19% एनहांस हुई। 19% बढ़ी इन महीनों में। बढ़ी है। इसका क्या मतलब है? या तो नए, अब ये जो डिटेल्ड डेटा है ये तो नहीं मिलता क्योंकि एक्सचेंज में नहीं जाता है, या तो इन्होंने एम्प्लॉय बढ़ाए या इन्होंने इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दिए। अगर इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दिए इसका मतलब मैनेजमेंट जानता है कि हम इंक्रीमेंट क्यों दे रहे हैं, और अगर मैं एम्प्लॉयज ज़्यादा रख रहा हूं तो अभी मैं जानता हूं कि मैं एम्प्लॉय क्यों ज़्यादा रख रहा हूं। देखिए, मिसमैनेजमेंट कहना बहुत आसान है क्योंकि ये ना ओपिनियन है पूरी दुनिया में। आई मीन ट्रंप को भी कहेंगे कि अच्छा मैनेज है, खराब मैनेजमेंट, बट बात समझिए, ये सब पॉलिसी का खेल है। हम प्रॉपर अपना बिजनेस को ग्रैब नहीं कर पा रहे क्योंकि फ्लेक्सी स्कीम से रेट बढ़ते चले जा रहे हैं और जहां हमें भरना चाहिए वहां भर नहीं पा रहे। मेजर रीजन ये है। इसके अलावा एक दो बातें और हैं, जैसे इंटरेस्ट में बढ़ोतरी क्यों हुई जबकि हमारी सेल ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के लेवल पे थी उस क्वार्टर में भी और इस क्वार्टर में भी। फिर इंटरेस्ट करीब 11% क्यों बढ़ गई? इसका मतलब हमने एडिशनल लोन लिए। लोन लिए क्यों है? हमारा ज़्यादा बिजनेस तो कैश है। गणपत जी ने एक बात कही कि रेट्स का कुछ सिस्टम नहीं है, कोई वेबसाइट किसी रेट पे दे रही है। इसका तो सीधा सीधा आंसर ये है कि ये सब लोग कंसोलिडेटर्स हैं। ये लोग एयरलाइन से डील करते हैं इनिशियली। जैसे एक कंसोलिडेटर मेक माई ट्रिप है, वो एयरलाइन से डील करेगा कि मुझे 50 लाख टिकट चाहिए और मुझे 2,000 में चाहिए, एक्स्ट्रा जो भी चार्ज है आपका रहेगा और ये पेमेंट अभी लीजिए। इससे क्या उनके फाइनेंशियल सेट हो जाता है, कैश सेल हो रही है यानी। और ज़्यादातर टिकट इनकी ऐसी ही बिकती हैं। अगर आपकी 80% सेल भी अगर इस तरीके से बिकती है, हाँ आपके पास कलेक्शन एडवांस में हो रहा है, तो फिर आपका पैसा, आपको फिर इंटरेस्ट लोन लेने की जरूरत कहाँ है? आप कहना कि गोल्स
अलग दिखते हैं। यस, सनत सर, दो चीजें अब हैं। जो बात मनीष ने कही बहुत अहम है। अगर आंकड़ों के परत को उधेड़ा जाए और उसके पीछे जाते हैं तो कई सारी चीजें गड़बड़ दिखती हैं। तो क्या ये कहा जाए कि एविएशन सेक्टर में जिस तरीके का प्रॉफिट या बूम जो दिख रहा था, उसको नेग्लेक्ट करने या डाइवर्ट करने या उसके मंसूबों में प्रेशर बनाने की कोशिश एयरलाइंस कंपनियां कर रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा छूट, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट या फिर सरकार से कुछ इंसेंटिव के लिए? अब ये कहना तो मुश्किल है, पर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही एक शख्स है जो कि पता कर सकता है कि उसमें हो क्या रहा है अकाउंट्स में, और वो अगर असली इंक्वायरी करें तो कुछ अंदाज हो जाता है कि किस चीज़ में फ़ायदा, किस चीज़ में नुकसान, कैसे बाहर पैसा गया, कैसे अंदर आया। तो उसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो वो निकल सकती है। पर ये कहना कि कैपेसिटी को कम करें, तो अब ये तो डिसीजन होते ही हैं एयरलाइंस के। वो ऑर्डर करते हैं 100, 200, 200, 300 हवाई जहाज है, क्योंकि उनको जब इतना बड़ा ऑर्डर करते हैं तो उसमें दाम बहुत गिर जाता है। मैन्युफैक्चरर्स उसको कम दाम में बेच देते हैं, तो फिर हवाई जहाज आने लगते हैं, फिर वो कुछ रास्ते में ही बेच देते हैं आने से पहले। तो ये सारा एक मैनेजमेंट है जिसमें कि कभी तो बड़ा सक्सेस होता है, कभी फेल भी हो जाता है मैनेजमेंट। तो ये रिस्क तो एयरलाइन का है। अब आया कि सवाल कि ये टिकट के इतने कभी दाम कम हैं, बड़े हैं, मेक माई ट्रिप क्या कर रहा है और ये कंसोलिडेटर्स क्या कर रहे हैं, इसकी तो एक पूरी स्टडी होनी चाहिए। इट इज़ इतना आसान नहीं है कि इस पर एक सवाल का एक सिंपल जवाब दे दें। अंकुर, इसमें एक वैसे ही मैंने कहा था कि कंपटीशन कमीशन को एक स्टडी करनी चाहिए इसमें। नहीं, मैं इस देखें चर्चा कि को सर क्या इसलिए भी कर रहा था कि जो सेक्टर लग रहा है कि बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उछाल आ रहा है, दुनिया में हम उस पर तरक्की करते हुए टॉप 5 में दिख रहे हैं, उस सेक्टर में अगर कंपनियां डूबने लगें, उस सेक्टर में कंपनियां घाटे में जाने लगें, तो फिर ये अर्थव्यवस्था के लिए और देश के लिए सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं कोई फंडामेंटल गड़बड़ तो नहीं है, या फिर कंपनियां अपने बुक शीट को कहीं गड़बड़ करके कुछ और लक्ष्य हासिल तो नहीं करना चाहती। अंकुर, जो बात मनीष ने कही है, कैसे इसे आप देखते हैं और इसका जवाब क्या होगा? एयरलाइंस जो कंपनियां हैं, अगर उनके अपने गोल्स, उनकी जो आपने कहा कि ऑक्यूपेंसी की बात है या फिर उनके प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन की बात है, वो सब कुछ दिखती है, 40% हिस्सेदारी है, 42% हिस्सेदारी है, उसके बाद भी अगर आप घाटे में जा रहे हैं, मिस मैनेजमेंट कह के बच सकते हैं या फिर कुछ और? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं कि जब एयरलाइन ने प्लान किया, सबसे पहला अगर आप एक डायरेक्शन देखें कि हिंदुस्तान में अभी फ्लायर्स कितने हैं एक्चुअली। फ्लायर्स हैं हिंदुस्तान में अभी, इंडिविजुअल होंगे 40 के करीब, 40 मिलियन होंगे, 42 मिलियन करीब फ्लायर्स होंगे। पॉपुलेशन बेस क्या है जो अफोर्ड कर सकता है फ्लाइंग? अराउंड 300 मिलियन या 400 मिलियन, मतलब कि 10% लोग फ्लाई कर रहे हैं। कोई भी एयरलाइन अगर आएगी यहाँ पे और प्लान करेगी अपने आप को, और एक चीज़ आपने और यहाँ पर नोट करनी है कि जो लो कॉस्ट कैरियर्स हैं दुनिया भर में, उनकी जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है वो सेल और लीज बैक से ही आती है। मतलब कि जहाज़ उन्होंने सस्ते दाम में ख़रीदा, थोड़े हायर में उन्होंने किसी को बेचा, लेज़र को बेचा, और उसका जो आर्बिट्राज होता है वो यूज़ करते हैं वो सीट्स को डिस्काउंट करने के लिए। ये मॉडल तो क्लियर है। अब उन्होंने जहाज़ ऑर्डर, एक एयरलाइन जो करती है वो जहाज़ ऑर्डर करती है, उनकी एक पाइपलाइन होती है जहाज़ ऑर्डर करने के लिए। वो जहाज़ आते रहते हैं, जैसे ही जहाज़ आते हैं उनको सेल लीज बैक मनी मिलता है, वो आर्बिट्राज को यूज़ करते हैं सीट्स को डिस्काउंट करने के लिए। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि अगर जो ग्रोथ है इन सेक्टर्स पे और कैपेसिटी है वो बिल्ड होती रहती और सस्टेनेबल बेसिस पे बिल्ड होती रहती, बिकॉज आप ये देखिए ना, दिल्ली बॉम्बे का जो फेयर है दर, अब देखिए 6 साल पहले 8,000 रुपये था और अब आप देखिए 2,200 रुपये करीब है। अगर आप ये देखें, आप 2,200-2,300 रुपये करीब है। वो चीज़ सस्टेनेबल तभी होगी, अगर सस्टेनेबल होगी तो लॉसेस क्यों होंगे? अगर 2,200 रुपये में भी प्रॉफिट मिलता है किसी को उसमें, तो लॉसेस क्यों होंगे? बट 2,200 रुपये मतलब कि 22 पाउंड में आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, ये एक जो फेयर लेवल है वो दुनिया में वर्ल्ड वाइड सबसे लोएस्ट है। इतने डिस्टेंस का, इतने डिस्टेंस में आप इतने फ्लाइट से कभी नहीं जा सकते। ऑन टॉप ऑफ दैट रिजल्ट्स है, फिर उन्होंने सेल निकाल दी है अपनी, आपने देखा होगा आज एक एयरलाइन ने अपनी सेल निकाली है 10 लाख सीटों के लिए 899 रुपये से शुरू कर। तो ये जो है, ये बाकी जो एयरलाइंस है, क्योंकि उनके पास ये शायद मॉडल नहीं है, उन्होंने अपने जहाज़ अपने सारे रखे हुए हैं
अमोटाइज किए हुए हैं, नेशनल कैरियर भी है हमारा, उसके पास भी ये ऑप्शन नहीं है कि सेल लीज बैक मनी डाले, तो उन पे तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है इमीडिएटली कि एक बंदा, एक के पास तो वो ऑप्शन है, दूसरे के पास नहीं है। तो जैसे मिस्टर कॉल ने कहा कि कंपटीशन कमीशन को भी देखना चाहिए, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के लिए जो मॉडल बन रहा है वो सस्टेनेबल कितना है इसके लिए, क्योंकि अभी सेल लीज बैक का मनी आएगा, बाकी लोगों ने भी जहाज़ ऑर्डर किए हैं, उनका सेल लीज बैक का मनी भी आएगा। कंज्यूमर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ग्रोथ तो डेफिनेटली होगी, बट वो ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो ग्रोथ जो आ रही है इट्स कमिंग एट एक्सपेंस और मार्केटिंग एक्सपेंस। अब आज की डेट में देखिए, अमेजोन पैसे नहीं बनाता, टेस्ला पैसे नहीं बनाता, जो बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे नहीं बनाती, उनकी वैल्यूएशन देखिए, वो सस्टेन करती रहती है क्योंकि वो अपने कंज्यूमर को रिटेन करना चाहती हैं। ये मॉडल है, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर आप तेल बर्न कर रहे हैं, जैसे ही आप जहाज उड़ाते हैं आप तेल बर्न करते हैं, अमेजोन में स्टॉक होता है वो रखा रहता है आपके पास। गणपत, जो बात अंकुर करें बहुत अहम है कि जो मॉडल हमने अपनाया हुआ है और जिस तरीके की ओपन कंपटीशन की बात इस वक्त हम देख रहे हैं कई वर्षों से, इसे बदलने की जरूरत है अगर इस सेक्टर को सस्टेन करना है, या फिर कंज्यूमर ओरिएंटेड और मार्केट के हवाले है, इसे ही रखना पड़ेगा? नहीं, जो मॉडल है वो भी, उसका भी समय समय से बदलाव होनी चाहिए। मतलब एक ही मॉडल हर टाइम में सस्टेन नहीं होगा, जो भी कंपनी होगा किसी ना किसी टाइम पे उसको रियल रेवेन्यू, रियल प्रॉफिट्स वो करना ही पड़ता है, नहीं तो कोलैप्स ही होगा, और तो दूसरी बात नहीं है। जैसे यहाँ पे भी ये पहली बार नहीं है कि इतने लॉस हो रहे हैं, पहले भी ऐसे होते रहे। जब भी एविएशन फ्यूल का कॉस्ट बढ़ता है, गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि भाई फ्यूल कॉस्ट कम कराइए, टैक्स कम कराइए, जेन्युइन डिमांड है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी हमारा ज़्यादा है, एयरपोर्ट वगैरह में चार्जेस देनी पड़ते हैं, वो भी कम करना चाहिए। लेकिन इनको साथ ही साथ एयरक्राफ्ट का टर्न अराउंड भी बढ़ाना चाहिए। रात को फ्लाइट्स क्यों नहीं है या क्यों बहुत कम है, तो रात को भी एयरक्राफ्ट को यूटिलाइज करिए मैक्सिमम। अगर एक एयरक्राफ्ट से दिन में 4 फ्लाइट हो रहा है तो उसको 6 फ्लाइट करिए, उससे आपको एफिशिएंसी और बढ़ेगा, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगा। और दूसरा, जब डेक्कन एयरलाइन बिक रहा था उसको खरीदने के लिए मारा मारी हो रही थी, जो बाद में जो खरीदा मलया साहब ने खरीदा, मलया साहब का कंपनी ही बंद हो गई, डेक्कन भी बंद हो गई, मलया साहब की कंपनी भी बंद हो गई। वो तो उस टाइम में किसी ने ये नहीं बताया कि भाई इतना कैपेसिटी बंद हो गया, एक साथ पट से बंद हो गया। और दूसरा, अभी जेट एयरवेज भी लॉस में है, और एयर इंडिया को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इंडिगो तो 3 साल में पहली बार अभी लॉस घोषित किया है। तो लेकिन जैसे मलया साहब का एयरलाइन बंद हो गया, लेकिन वो क्या कौन सा गरीब हो गए हैं, वो तो लंदन में खुश बैठे हैं। तो जेट एयरवेज लॉस बना रहा है, उनका मालिक लोग क्या गरीब हो गए हैं क्या, या उनको पैसा लोन लेने में दिक्कत हो रही है? इसी से कंक्लूड करना चाह रहा था जो आपने कहा है बहुत संक्षेप में, 10 सेकेंड में। मनीष जी, मालिकान कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी बनी, सेक्टर्स में उतरे, कंपनी को बड़ा किया, वैल्यूएशन बढ़ाया, उसके बाद एक जो सिस्टम नया डेवलप हो रहा है कि आपने उसको हवाले कर दिया कि ये तो अब गरीब कंपनी ऐसी होगी जो कि बदहाल है और इसकी मदद की जाए, उसको सेल आउट कीजिए, प्रॉफिट आपने बुक किया और निकल गए? 2 बातें हैं। पहली बात तो ये इलेक्शन ईयर है तो कुछ भी पॉसिबल है, अगर हम इस एंगल से देखें तो पॉसिबल है कि ऐसा भी सोचा जा सकता है। अदरवाइज इस ग्रुप की पुरानी रेपुटेशन बहुत अच्छी रही है, लगातार प्रॉफिट शो करते रहे हैं। नहीं, ओवरऑल सेक्टर में हाँ, तो ओवरऑल सेक्टर में तो ये, जैसे अंकुर जी ने कहा था कि अमेजॉन बन चुके हैं, तो इन्होंने हाई वैल्यूएशन पे कंपनी खरीदी और बिजनेस को डाउन कर दिया। तो हमें तो दरअसल हमें इस फ्लेक्सी स्कीम पे काम ही नहीं करना चाहिए। ये स्कीम तो सिर्फ एयर इंडिया के दोषों को छुपाने के लिए लगाई गई थी। तो कि मॉडल जो आप कह रहे हैं कि उसमें जो है फ्लेक्सी स्कीम की जगह रेलवे की तरह फ्लैट सिस्टम होना चाहिए और थोड़ा प्रीमियम बढ़ाते चलें, वो फिक्स रहे। लेकिन चलिए, वक्त की कमी, लेकिन बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ये समझाने के लिए कि असल में इस पूरे के पूरे सेक्टर में इतना ज्यादा ग्रोथ होने के बावजूद एयरलाइंस कंपनियों को घाटा क्यों हो रहा है। और बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था चुनाव आयुक्तों के चयन प्रक्रिया को लेकर, और कुलदीप साहू लिखते हैं कि लोकतंत्र और राजनीतिक शुचिता बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जाना जरूरी है, और इसके लिए निर्वाचन आयोग का सशक्त होना जरूरी है, और जिसके लिए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी किया जाना चाहिए। विशाल मौर्य लिखते हैं कि चयन प्रक्रिया में सुधार करना एक बहुत ही अहम जरूरी कदम होगा, और इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और देश की संस्थाओं पर भरोसा बढ़ेगा। कुछ कदम कार्यपालिका को आगे आकर करना चाहिए, जिससे न्यायपालिका पर दबाव कम हो और न्यायपालिका बेहतर काम कर पाए। आप दर्शक अपनी राय हमें यूं ही लिखते रहिए। साथ ही हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।